अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज इस्लामाबाद में अदालती महाज से हमारे पास दो बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक ख़बर तो जो है वो नूर मुक़द्दम कत्ल केस का फ़ैसला है, जिसमें अदालत ने नूर मुक़द्दम के कातिल ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत दी है और उसके साथ 25 साल क़ैद की सज़ा भी है, जो कि रेप साबित होने के ऊपर है। यानी अगवा, रेप और मर्डर, ये 3 काउंट्स जो हैं इनके ऊपर सज़ाएं दी गई हैं। उसके अलावा जुर्माना भी किया गया है 5 लाख, 2 लाख और इसी तरह से 1 लाख। मुख्तलिफ जगहों पे अगर वो नहीं देंगे तो उसकी अलग से सज़ाएँ होंगी। जबकि एआनत जुर्म में और मुख्तलिफ दफ़ात के तहत जो माली है और गार्ड है उसको भी 10-10 साल। लेकिन अगर हम मुख्तलिफ काउंट्स के अंदर देखें तो मुख्तलिफ काउंट्स के अंदर एक में 10 साल, एक में 10 साल और एक में 7 साल सज़ा दी गई है। अब क्योंकि जो सज़ाए मौत है वो CRPC के सेक्शन 374 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो कन्फर्म करेगी और ज़ाहिर जाफ़र जो है उसको फ़ैसला दे दिया गया है और कहा गया है कि 7 दिन के अंदर वो अपने इस फ़ैसले के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। जबकि दूसरी जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि आज पैका जो है तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई और ये समाअत इसलिए सबकी महवर और नज़रों का मरकज़ थी क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद ख़ान ने अदालत के सामने पेश होकर जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो अदालत को बताएंगे कि इसको कानून को उस वक्त तक रेगुलेट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल सेफगार्ड्स फराहम ना कर दी जाए। उस अदालत में क्या हुआ और जस्टिस अतर मिनल्ला और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान के दरमियान क्या क्या कुछ आर्गूमेंट्स और दलीलों का तबादला हुआ। तो जनाब नासिर इकबाल साहब से पहले हम नूर मुक़द्दम कत्ल केस के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है असनाद साहब से अहवाल पूछेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। नासिर साहब, फ़ैसले के अंदर जो है वो हमने देखा है कि वो उन्होंने कहा कि ये डायरेक्ट एविडेंस का केस नहीं है, लेकिन ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और उसके बाद जो जितनी भी ये जो CCTV फुटेज वगैरह हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए ये मर्डर साबित हुआ है। कितना अहम है ये सारी सूरत हाल के अंदर? देखें क़य्यूम साहब, ये बहुत ही हीनियस क्राइम था और जिसने एक चिलिंग इफ़ेक्ट इस माशरे में दिया था। और देखें, बहुत एक अमीर माँ बाप के साहबज़ादे थे और उन्होंने एक खातून को अच्छा 28 साल उसकी उम्र है लड़के की, ज़ाहिर जाफ़र की 28-29 साल उम्र है। तो मतलब ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो जिस तरह की चाहें ज़िंदगी गुजारें, ये तरीका नहीं है। और ये बड़ा अच्छा, मेरे ख़्याल में ये बहुत अहम जजमेंट है सोसाइटी के हवाले सोसाइटी से। के लिए। ये बहुत अच्छा क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है ऑलमोस्ट। देखें, आपको याद होगा कि जब ये ट्रायल चल रहा था तो अब तो वो मुलज़िम है ज़ाहिर जाफ़र साहब, मुजरिम है तो। मुजरिम, हाँ। उन्होंने बहुत, और ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा भी है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोर्ट रूम में ड्रामे भी करने की कोशिश की और फिर हमने जेल अथॉरिटीज़ को ये डायरेक्शन दी कि इसके मेंटल टेस्ट किया जाए, तब बताया जाए कि क्या ये मेंटली बीमार तो नहीं है। और जो ऑर्डर जो आया उसमें जो रिपोर्ट आई उसमें ये लिखा था कि ये बिल्कुल फिट हैं, मेंटली जहनी तौर पे ये बिल्कुल ठीक हैं। तो हॉस्पिटल से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या जेल हॉस्पिटल है जेल, उसकी रिपोर्ट वहाँ से आई जो। बिल्कुल। तो देखिए ना, जो आपको पता है 302 पे उनको जो कत्ल अमद है उस पे उन्होंने सज़ाए मौत दी है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। जी जी। ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपील फाइल करनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो कंफर्म करेगी कि सज़ाए मौत है या इसको कन्वर्ट किया जाए लाइफ सेंटेंस में, क्योंकि जी, अपील की जाए। अभी लेकिन ये क़य्यूम साहब, इसकी अगर आप जजमेंट पढ़ें तो उसमें उन्होंने कोर्ट ने ये भी लिखा है, जज साहब ने, अतार रब्बानी सेशन जज जी ने। सेशन जज ने, कि जो ऑल्दो प्रोसिक्यूशन ये ने साबित किया है कि कत्ल का ये केस है, लेकिन उसके बावजूद इसमें बहुत सारी खामी है। लेकिन उन्होंने 2008 का एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए ये कहा है, जिसमें ये क्लियर है कि इवन इफ इसमें खामियां हों, लेकिन वो प्रोसिक्यूशन का केस को कमज़ोर नहीं कर सकती। तो उन्होंने उसका हवाला लेते हुए इसको
सज़ाए मौत दी है। और उसमें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, उसमें उसमें ये भी लिखा हुआ है जजमेंट में कि ये इस्टेब्लिश होता है, जो वीडियो सीसीटीवी की जो फुटेज आपने भी देखी है कि जिसमें वो नूर मुकद्दम साहब ने छलांग मारी, फिर वो गिरी, फिर वो उठी और वो भागने की कोशिश की, तो उसे जो गार्ड ने जाने नहीं दिया। और उसके बाद माली ने भी उसके बाद मुलजिम आए और उन्होंने उसको पहले तो बंद किया केबिन में, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको ज़बरदस्ती हाथ से पकड़ के लेके गए। उनका ये overpowered इस्टेब्लिश किया, हाँ ये इस्टेब्लिश करता है कि ये उसको अपडेट किया गया। और उन्होंने कहा कि अगर आप 1 मिनट के लिए भी अगर आप किसी को ज़बरदस्ती करना चाहें तो ये अबडक्शन के ज़ुमरे में आता है। तो उन्होंने उसकी किडनैपिंग का भी सज़ा दी है जो कि 10 साल है। फिर उसमें जो फॉरेंसिक्स हुए और जितने भी टेस्ट हुए उससे ये भी साबित हुआ है, उसमें डीएनए मैच भी हुआ है, तो ये भी साबित हुआ है कि उसका रेप भी है, जिसके सेक्शन 376 पीपीसी के तहत 25 साल की सज़ा है। लेकिन ये चलेंगे कंकरेंटली। हाँ जाहिर तो है। तो अल्टीमेटली ये है कि वो मतलब 5 लाख उन्हें देना भी है, जो पेरेंट्स हैं लड़की के। वो खैर वो तो छोटी सी बात है, अगर वो ना दे सके तो 6 महीने एक्स्ट्रा भी जाएंगे। लेकिन एनी हाउ ये बहुत ही हीनियस क्राइम था और लोग इससे बड़े परेशान हुए थे और हिला झंझोड़ के रख दिया था, इतना ये सीरियस क्राइम था। और लेकिन इसमें आप ये देखें कि तकरीबन 4 सवा 4 माह के अंदर जो है वो ट्रायल कंक्लूड हुआ। मैं सुन रहा था जो साबिक आईजी ताहिर साहब हैं वो कह रहे थे कि अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व ना किया होता, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक्यूज़ तक रखी जाती, और जैसे थेरेपी वर्क्स का उसके वालदैन को और जो है वो अच्छा। अब इसमें ये बड़ा एक सवाल हो रहा है कि भी वो जैसे सुन तो रहे थे, लेकिन जाहिर है को अदालत ने एविडेंस के ऊपर फैसला देना था कि वालिद और वालदा जो है उनके इल्म में था और जुर्म छुपाने की शायद उन्होंने कोशिश की। उस हवाले से अदालती फैसला क्या कहता है? मतलब फैसला उसमें उन्होंने ये कहा कि एक तो वो उस वक्त कराची में थे, नंबर 2 ये साबित नहीं, प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर सकी कि वो जो ये साजिश यानी कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, यानी तो इसलिए उनको वैसे भी वो कुछ अरसा अडियाला जेल में, हाँ अडियाला जेल में वो गुजार चुके हैं वक्त, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट से माँ को तो उनको बेल मिल गई थी, लेकिन ये साबित नहीं हो सका। इसी तरह जो थेरेपी वर्क्स के लोग थे वो भी मतलब साबित नहीं हो सका कि वो भी जुर्म में शरीक थे। वो जुर्म में बेसिकली शरीक नहीं थे, ऑल्दो उनको फ़ोन करके माँ बाप ने फ़ोन करके भिजवाया था घर में कि आप जाके देखें। और ये प्रोसिक्यूशन का केस यही था कि बजाय थेरेपी वर्कर्स को भेजने के उनको पुलिस को इत्तला करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जजमेंट में यह है कि ये साबित नहीं होता कि वो साजिश में इन्वॉल्व थे, तो इसलिए उनको नहीं कोई सज़ा दी गई। उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि थेरेपी वर्क्स का जो अमजद है, जब वो गया उस कमरे के अंदर तो उसने उस पर आंखों से देखा कि ये वहाँ पे था और उसने फिर इसको स्टैप भी किया, मुजरिम जो है जाहिर जाफर ने। हाँ और ये दूसरी बात है कि जो लाश थी वो उसी कमरे से मिली है। ये क्योंकि जो डिफेंस थी वो बार बार यही कह रही थी कि ये ज़ाहिर इन्होंने ये इनोसेंट हैं, इन्होंने नहीं कत्ल किया, ये पहले से किसी ने कत्ल किया, मतलब इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन ये वो प्रोसिक्यूशन इस दफ़ा उन्होंने प्रोसिक्यूशन को कहा है कि वो ऑल्दो उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अपना लेकिन ये केस देखना चाहिए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मर्डर रेफरेंस है, मर्डर ट्रायल है, इसके ऊपर भी फोकस रहेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पे क्या होता है और किस किस्म की कानूनी गलतियाँ और ज़्यादा सामने देखिए ख़यूम साहब देखें ना, आप एक तरफ तो मीडिया की ज़ुबान बनने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन देखें मीडिया, मैं ये कहता हूँ कि मीडिया का हाइप एक लिमिट तक होना चाहिए, लेकिन इसी हाइप की वजह से एक मुल्जिम को सज़ा मिली है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ नहीं वो ठीक है, मीडिया का उसके अंदर किरदार भी है। और फिर दूसरी बात ये है ना कि जो सबजुडिस रूल है मतलब उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। मीडिया बिल्कुल फैक्ट्स रिपोर्ट करे, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन मेरा मतलब मीडिया हम जजमेंट्स तो पास नहीं कर सकते। लेकिन कयूम साहब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये हर एक के ऊपर लागू नहीं होता, लेकिन ये आपने भी ये अपने कैरियर में देखा है, मैंने भी अपने कैरियर में देखा है कि कोई इस तरह का बड़ा वाक़या हो जाए तो पुलिस के हाथ में एक बहुत बड़ा टूल आ जाता है और वो फिर लोगों को ब्लैक मेल करती है, पैसे कमाने का जरिया तो बन मतलब जाता है कि एक्चुअली अभी भी जो है ना इस्लामाबाद के अंदर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उस तरह से नहीं है, कोई एक ही इंस्पेक्टर है प्रोसिक्यूशन का और कुछ इस तरह से। बहरहाल वो भी देखने वाली बात है, की ज़रूरत है। और जाहिर है, और ये बात तो है कि जल्द अज जल्द इस किस्म के जो है ना, ताकि
ये जो मुल्ज़मान के पीछे भाग रहे होते हैं, स्टेट को अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। ये तो एक इत्तेफाक की अच्छा, बात इसमें है ये बड़ी अच्छी बात है कि ये कि केस भी वो जो स्टेट का है। सिक्योरिटी कैमरास जो उन्होंने हाँ, अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाए थे वो वही उन्हीं उनके के, खिलाफ हाँ। एविडेंस जो है बनी और उसकी बुनियाद के और ऊपर दूसरा इसमें मेन जो केस सारा वहीं प्रोसिक्यूशन पे जो एस्टेब्लिश क्लेम होता है। कंप्लेनेंट है वो भी स्टेट है, जो कि बड़ी खुश आइन बात है हर कि मर्डर ट्रायल के हाँ, अंदर स्टेट ही मतलब होती ये है कहने का जनाब। मतलब कि ये मैसेज है कि इस तरह के वाकयात जो है ना अब देखते इंटॉलरेबल हैं कि है। आगे आला अदालतों में इसके साथ क्या होता है। तो हसनात साहब, आप इस पे थोड़ा सा कमेंट करें कि आपको कहीं कोई लूप होल नज़र आता है इस फैसले के अंदर, अगर क्या हो सकते हैं वो। और दूसरी बात ये है कि आज अटॉर्नी जनरल नहीं, की मैं इस पे परफॉर्मेंस पहले, कैसी रही? हाँ जी, पहले तो ये बात करूं कि ये नासिर जो पकौड़े लें। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी पुलिस का जो थी वो इंतहाई रोल कोई अच्छा काबिल दीद नहीं रहा। जिस तरीके से हुई, और मेरा ख्याल है इस मुल्क में और उसमें लिखा हुआ है जजमेंट में कि इन्वेस्टिगेशन है इतना हाई प्रोफाइल काफ़ी केस नकायत हैं जिसको इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा किया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई। बड़ा अफसोसनाक है कि इस मुल्क में यानी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करने के लिए उनको सही तरीके से, जिस तरीके एक आईओ को जिस तरीके से चालान जमा कराना चाहिए था या एक प्रोफेशनल तरीके से, वो उस तरीके से नहीं। बहुत सारे अभी तो इसमें ये भी नहीं पता कि पुलिस को पहले इन्फॉर्मेशन किसने दी थी कि कैसे पहुँची। इसके अलावा और भी ऐसे, अब देखिए ना, उन्होंने कहा कि वालदैन के बारे में कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिससे वो साबित कर सकते कि वो इस पूरे प्लान जो मर्डर का था उसका हिस्सा थे। तो ये काम इन्वेस्टिगेशन का था, प्रोसिक्यूशन ये इस्टेब्लिश, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ने कोई एविडेंस ही नहीं इकट्ठे की। इसके अलावा नहीं, जो अगर एविडेंस, किसी के पास किसी के खिलाफ एविडेंस नहीं है तो उसको चार्ज करके ऐसे खामखा में उसका फ़ायदा फिर बेनिफिट जाता है ना कि उसको, तो बिल्कुल इसलिए उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। वही एविडेंस देनी चाहिए जो प्रूव की जा सके। नहीं, वो एविडेंस भी जो दिए, जिस तरीके से दिए, आपको पता है ये एक तरीकाकार होता है क्रिमिनल में एविडेंस पेश करने का, उनको प्रिजर्व करने का, वो उस तरीके से नहीं किए गए। चालान जिस तरीके से मैंने लिखा, वो पढ़ा, वो पूरा चालान, वो भी कोई इतना प्रोफेशनल तरीके से नहीं, बिल्कुल एक मतलब ओवरऑल ही मैं कहूँ कि हमारे मुल्क में जो है इतना बड़ा ये केस जिसमें बड़ी हाइप, तो इन्वेस्टिगेशन हाँ, और फिर ये फेडरल कैपिटल के हाँ, अंदर, नहीं, मेरा मतलब ख्याल है ये कि जो- हर लिहाज से हमारी इन्वेस्टिगेशन की कोई म्यार नहीं है जो अगर आप देखें, और ये जजमेंट में जिक्र भी है उसकी। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है ये हाइप ना होती, हमारे यहाँ आपको पता है पाकिस्तान में जिन क्रिमिनल केसेस में मीडिया हाइप होती है वहाँ जो है वो म्यार और होता है। अदरवाइज तो और बंदा रुल अदरवाइज जाता है। बिल्कुल अदरवाइज ठीक बात। जो है वो आपने 80% यहाँ एक्विटल जो हैं वो ही हैं खोसा साहब ने की हैं, वहाँ भी और ऑनर उन्होंने के वो क्या है, सीन एविडेंस ना होने की वजह देखें, वहाँ बहुत सारे केस लोग थे जो लवाकिन रो रहे थे कि हमारे जो है बंदा कत्ल हुआ है, लेकिन वो बंदे एक्विट हो जाते थे, कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता था। तो ये देखें, ये बहुत अभी जहाँ मीडिया आई हुई, जिस भी खतीजा केस हो गया, शाहरुख जतोई हो गया, वहाँ अदालतों का बड़ा और तरीका रहा है। अभी देखें ना, बेल मैटर, खाली बेल मैटर आया सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब बेंच की हेड कर रहे थे, मंसूर अली शाह, उन्होंने ये बेल इसके वालिद का वालदा वालिद का और वालदा वालदा का वालदा की बेल में भी जो है वो इतनी ऑब्जर्वेशन दी। मेरा ख्याल है कि ये फिर मीडिया जब क्या ज़्यादा नज़र हो तो वहाँ हमारे जजेस भी बड़े मुताद हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी ECL में डालें, अगर कोई आपने मिस यूज़ किया, वो खातून है 70 साल, उसने क्या मिस यूज़ करना। ऐसी चीज़ें लिख के हम जो है, ऐसा फिर तासर ये मिलता है कि मीडिया जिस केस में ज़्यादा फोकस करे तो हमारी अदालतें ज़्यादा मुताद होती हैं। तो ये चीज़ें भी देखना। अब देखें ना, वो चल, बरी हो आज- गया वालिद और उसको 6 महीने आपने रखा अंदर, ये भी तो देखें ना। आम केसेस में क्या इस तरह होता है ये केस, ये चीज़ भी देखनी होती है, ये चीज़ कि आम केस और मीडिया पे हाई केस एक ही तरीके से चलना चाहिए उस मुल्क में, तब हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब आ जाएं ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने तो आज फिर अपने दलाइल के अंबार लगा दिए होंगे कि जनाब क्या हुआ और ये क्यों हम लेके आए हैं। देखें, अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी साहब जनरल के लीगल आर्गूमेंट ज़्यादा अच्छे थे या पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स? आज पॉलिटिकल आर्गूमेंट अच्छे थे उनके, अच्छा, मतलब वो क्या ऐसा लगा कि जैसे वो PTI के कोई, जैसे कहते हैं कि हार्ड कोर आदमी ना, इतनी ज़्यादा यानी दर्द दिल, जिस तरह एक पार्टी का मैनिफेस्टो को लीड कर एक प्रोफेशनल वकील के बजाय मुझे आज वो लगे जैसे सीधी बात है कि वो PTI के एक्टिविस्ट ज़्यादा नज़र आए। क्यों?
उसमें उन्होंने मतलब नून लीग को जवाब दिया। उन्होंने कहा जी इन्होंने तो पीका लाया है, और ये पीपल्स पार्टी वाले कौन होते हैं, इन्होंने तो सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस लाए, और दोनों, और सबसे ज़्यादा जो कत्ल वहाँ तो बोलने पे कत्ल हो जाता है सिंध गवर्नमेंट। ये वो आर्गूमेंट थे, पॉलिटिकल आर्गूमेंट थे, तो जो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिए। और मेरा ख्याल में जो और है इस ऑर्डिनेंस को डिफेंड करने के हवाले से क्या कहा, और जो वो कहते थे कि वो पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे कि देखिए तब तक वो नौबत ही नहीं आई, सेफगार्ड्स होंगे। हाँ, नौबत ही नहीं आई, प्रॉब्लम नौबत नहीं आई। उन्होंने जब कहा कि जी ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, जो पॉलिटिकल स्पीच है उस पर ये मिसयूज़ नहीं होगा, प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, लेकिन उन्होंने 2-3 हवाले दिए। हाँ, क्या क्या उन्होंने कहा जी कि जिस तरह स्टोरी बनती है कि जी एक पब्लिक ऑफिस होल्डर को कह दिया जाए रैपिस्ट है, और इसके अलावा ये कह दिया जाए कि जी गोश्त फेंक दिया गया, जादू कर दिया गया, और भी कोई 2-3 उन्होंने ऐसे हवाले दिए। तो उस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर जो होता है उस पर जो है बहुत सी उसके ख़िलाफ़ बहुत कुछ बातें की जा सकती हैं, लेकिन जो ये बातें आप कर रहे हैं कि वीडियो आ गई है, इसके और ऑलरेडी कानून हैं। ये कानून तो ऐसा लग रहा है ये तो जैसे मीडिया को कंट्रोल करने के लिए है, और आपने एफआईए को किस काम के लिए लगा दिया है। ये नैब कानून से भी वर्स्ट कानून बना मैं दिया कयूम साहब, ये इनको हुकूमत को मेरा ख्याल है कि इस पे रिव्यू करना होगा और कैबिनेट में इस चीज़ को देखना होगा। आज जो ऐसे लगा अच्छा, कि जो सेक्शन इस्लामाबाद, मेरी बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूरी चार्जशीट की। उन्होंने कहा हमारे पास मैटर पेंडिंग होते हुए आप लोगों ने बंदे उठाए, किस तरह उठाया। इवन मोहसिन बेग का मामला आया, आप अंदर क्या सोर्स, साफियों के सोर्स लेने ले जा रहे हैं। आपने एक रिपोर्टर ने हिस्ट्री बयान की बाबर गौरी की, बिलाल गौरी, हाँ। उनको आपने उठाया। इसके अलावा और कई उन्होंने, तो उस पे इमरान शफकत, आमिर मीर, उस पे अटॉर्नी जनरल रिजवान रजी बिल्कुल बेबस नजर आया। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल गलत बात है, ये वो। तो उन्होंने कहा यही चीज़ें, मेरा ख्याल है अगर ये इस तरह की जजमेंट आ गई पीटीआई हुकूमत के खिलाफ कि जी ये इन्होंने अपने दौर में किस तरह साफियों को उठाया, और ये सारी चीज़ें एक जजमेंट के अंदर, मेरा ख्याल है कि क्लासिक के हो जाएगा। देखे ना, वो तो है, अब इस वक्त तो है ही है, लेकिन तारीख और इमेजेस तो बन रहे हैं ना कि किस तरह से क्रैकडाउन किया जा रहा है। ये चिपकती है, ये मतलब मीर शकील उर रहमान साहब से लेके और आप या मोहसिन बेग की गिरफ्तारी तक वही आप मैं देख कह रहा हूँ ना। अब ये अटॉर्नी जनरल साहब बिल्कुल वो उनकी, और वो कह रहे थे कि काश मैं आज दूसरी साइड पे होता। उन्होंने ये भी कहा कि मैं काश आज दूसरी साइड पे होता। लेकिन बात ये है कि ये अब पीटीआई हुकूमत को देखना होगा कि ये सारी पहले माजी में हुकूमतें चली गई हैं इन चीज़ों पे, और मुशर्रफ का मामला हमने कल भी डिस्कस किया कि आखिर में आपने मीडिया पे, उन्होंने दूसरा ये कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट है। चीफ जस्टिस ने कहा, उन्होंने कहा कि अपने वर्कर को आप समझाते क्यों नहीं? क्या पीटीआई में या पीपल्स पार्टी, नून, या सारे एक दूसरे पे, सिवाय जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा कि एक दूसरे पे आप लोग क्या कुछ नहीं करते? आप लोगों का काम नहीं है कि अपनी तरबियत करना पॉलिटिकल वर्कर्स की? और ये बात बिल्कुल। और उन्होंने दूसरी बात की, उन्होंने कहा इंस्टीट्यूशंस का क्या काम है कि उनके सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट जो हैं वो अकाउंट चला रहे हैं, और ये वो सारी किसी सर्टेन इंस्टीट्यूशन का नाम भी नाम लिया? नहीं लिया। अच्छा। दूसरा, तीसरा, चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स थे। अच्छा। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने कोई कानूनी सवाल भी पूछे उनसे, या ये तो चले ठीक है, ये तो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम मुझे लग रहा है जैसे मैं आप सुना रहे हैं। तो उन्होंने, प्रॉब्लम ये है कि दूसरी साइड से भी ये चीज़ थी ना, उन्होंने कहा कि आप बताएं कि किस तरीके से आप जस्टिफाई करें ये इसके चिलिंग इफेक्ट की बार बार बात की। उन्होंने कहा कि नासिर साहब ने कल कहा था कि चिलिंग इफेक्ट वाला, और ये चिलिंग इफेक्ट पे उन्होंने कहा कि भाई अगर ये बताएं कि किस तरह जो है ये आप इसके बाद जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, मैं वो स्टोर हो टेलीविजन पे देख रहा था कि चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स भी थे कि जो पेका का सेक्शन 20 है, हम क्यों ना इसको अल्ट्रा वायरस करार देके स्ट्राइक डाउन कर दें। उन्होंने बिल्कुल कहा कि अगर आप पहले तो उन्होंने कहा जी ये आप सेनेट में लेके जाएं और वहाँ इस पे बात हो, तो अटॉर्नी जनरल कहा जी क्यों नहीं, नेशनल असम्बली में क्यों नहीं जाना चाहिए। तो उस पर फिर उन्होंने कहा जी अब यह है कि जो चिलिंग इफेक्ट जो बातें की उन्होंने कि भाई ये है प्रॉब्लम, ये अप्रीहेंशन है, इस पे अटॉर्नी जनरल कहा जी मैं आपकी जो अप्रीहेंशन है कैबिनेट के सामने रखूँगा, फिर उसके बाद हम जो है वो हमें 1 हफ्ते का टाइम दें इसके, और जो अमल दरामद इसकी जजमेंट इस पे लॉ पे नहीं होगा उस टाइम तक, तो ये इंश्योरेंस दे अगर किसी साफ़ी को उठाया गया तो मैं यहाँ
फिर नहीं खड़ा होऊंगा, यानी मैं रिज़ाइन दे दूंगा। एक और एंगल है जो बड़ा ख़तरनाक है। हाँ आपको जी, वो पता क्या है कि ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं इसकी लाइफ 120 दिन होती जी है, हाँ। ठीक है। ये नेशनल असेंबली में जो अगर ले अमेंडमेंट्स, ना करे तो उससे हाँ, ये नेशनल असेंबली में नहीं ले तो शायद हो जाएगा, लेकिन वो टेकअप ना हुआ, पास ना हुआ, 120 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 120 दिन के अंदर जो उन्होंने करना है वो तो कर देंगे ना। तो ये लॉ रहे या ना रहे, लेकिन जो जिस पर्पज़ के लिए ये लाया गया है, अगर वो पर्पज़ ये अचीव करते हैं इस दौरान, तो मतलब आप ये नुकसान कहना चाह रहे हैं कि अगर अदालत समझती है कि कुछ इसके पैका के सेक्शंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से अल्ट्रा वायरीज हैं या ड्रैकोनियन टाइप हैं, तो वो उनको उसको clear जल्द अज जल्द स्ट्राइक डाउन करे स्ट्राइक या डाउन उसके करें ऊपर और फैसला दें। एक प्रोनाउंस करें और मतलब अथॉरिटेटिव जजमेंट दें, ताकि परमानेंटली इसका रास्ता रुके। क्योंकि मैं जो मुझे जो डर है वो यही कि इवन इफ कि गवर्नमेंट कहती चलो ठीक है, इतना प्रेशर आ गया है, अब हम इसको दोबारा रिप्रोमलगेट नहीं करेंगे या असेंबली में इसे पास नहीं करवाएंगे, लेकिन जो नुकसान होना है वो हो जाएगा। जिसको उन्होंने उठाना है उठा ली, मोहसिन बेग साहब को उठाया जा चुका है, या उनको लिस्टें बनी हैं। सुनने हाँ, में वो यही आ सुनने रहा में है यही कि आ रहा है, कुछ बड़े-बड़े जर्नलिस्टों की कुछ लिस्टें जर्नलिस्टों बन की गई लिस्टें बनी हैं। हैं और अब उनकी बारी है। तो कहने का मतलब है वो जो उन्होंने जो सबक सिखाना है वो तो सबक उसका फिर क्या रेमेडी होगी। तो जनाब, अ, ये वो जो दो अहम आज की अदालतों में होने वाले जो मुकदमात थे उनकी रूदाद आप तक पहुंचाई है। बिल्कुल आज़ादी इजहार। आज मैं ये भी देख रहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनकी सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह साहब का ये कहना था कि जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं उनकी साख, उनकी रेपुटेशन, उनका किरदार उनकी परफॉर्मेंस के साथ होता है। स्टायर इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। सटायर इज़ द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। और यानी कि जो सटायर को हम क्या कहते हैं, फ़िकाहिया अंदाज के अंदर कमेंट या कमेंट्री जो है, मज़ाहिया। मज़ाहिया, वो जो है वो इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। हम देखते हैं कि लेकिन ज़ाहिर है कि इस पे देखना ज़रूर सबको चाहिए। सटायर के अंदर और तजलील के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। शाराय दसूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।